हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 003 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो कि बहुत चांसेस है कि आने वाले एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रह जाएंगे, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी या फिर हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं सबकी फ्री पीडीएफ्स मिले, तो उसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, एग्जामिन द पंचायती राज सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एंड सेकंड है, एनालाइज द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया विद रेफरेंस टू द अशोक मेहता कमेटी। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही यूनिट से है, जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पंचायती राज सिस्टम को बताना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पहले डिसेंट्रलाइजेशन से पहले हमें समझना होगा सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर सेंटर के हाथ में होती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का बंटवारा, है ना। डी यानी वहां पे आ जाएगा पावर का बंटवारा। तो पंचायती राज सिस्टम कैसे पावर का बंटवारा है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको बताना है कि पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कैसे वर्क करता है, प्लस रेफरेंस देनी है किसकी? अशोक मेहता कमेटी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। सो पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 243 ए से लेके 243 ओ तक दिया हुआ है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल, यह है पंचायती राज का मतलब। पंचायती राज का मतलब क्या होता है? जो ग्रास रूट लेवल के लोग है ना, मतलब जैसे हम गांव में जाते हैं तो जो मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग है ना, उनका सीधा सीधा पार्टिसिपेशन किस चीज में? अपने लिए पॉलिसीज बनाने में। पंचायती राज सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, जिला परिषद होता है, मंडल पंचायत होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो फैसले लेती हैं किसके लिए? गांव के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए, है ना, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए। सो ये दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 40 डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस करता है स्टेट को कि हमारे स्टेट को पंचायत, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और उन पंचायत को कुछ पावर और अथॉरिटी देनी चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट कर सके, यानी कि खुद से जो नियम कानून, जो पॉलिसीज है वो बना सके और फंक्शन कर सके। क्योंकि देखो, ऐसा बेसिकली होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई है ना, हर चीज वो हमें ग्राउंड पे नहीं दिखती है। इसलिए यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि advise our constitution advise the government to take step to organize village panchayat and endue them with such powers and authority which would enable them to function as units of self government, कि हमारे स्टेट को विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और उनको कुछ पावर देनी चाहिए, कुछ अथॉरिटी देनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके? प्रॉपर फंक्शन कर सके, सेल्फ गवर्न कर सके। अब देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत सिस्टम। The Ashok Mehta Committee, which is appointed by the जनता पार्टी गवर्नमेंट in late 1970s। देखो, जो अशोक मेहता कमेटी थी ना, वो बैठी थी 1970 में। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी दूसरी कमेटी थी। उससे पहले एक बलवंत राय मेहता कमेटी बैठी थी, जिसमें उन्होंने हमें 3 tier सिस्टम के बारे में बताया था। लेकिन हमसे क्या पूछा है? अशोक मेहता कमेटी, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। द अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट मेंशन रूटिंग ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम थ्रू ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी। दिस कमेटी वाज इनोवेटिव इन मेनी वेज। देखो, जो अशोक मेहता कमेटी थी वो 1970s में बैठी थी, जिसको जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो कुछ टाइम के लिए सरकार बनी थी, उन्होंने बिठाया था। अशोक मेहता कमेटी में बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो हमें देखने को मिले थे। काफी इनोवेटिव थी। कैसी थी, क्या इसने प्रोग्राम्स या क्या इसने अपने सुझाव दिए थे, वो देखते हैं। सो अशोक मेहता कमेटी appointed in 1977 to suggest measures to revive and strengthen the declining पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। देखो, चलो हम आगे डिसेंट्रलाइजेशन में इस चीज को पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो अशोक मेहता कमेटी थी वो क्यों बैठी थी। तो जो मैंने अभी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिख तो दी जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर चीज फॉलो हो। इसलिए पंचायती राज के बारे में दिया तो हुआ था, लेकिन उनके पास पावर्स नहीं थी, इसलिए वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो अशोक मेहता कमेटी बिठाई गई कि भाई देखो क्या समस्या है, क्यों प्रोग्राम्स नहीं बन पा रहे हैं, क्यों पॉलिसीज नहीं बन पा रही है, क्यों पंचायती राज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो
अशोक मेहता कमेटी ने कुछ सुझाव दिए और वो सुझाव क्या थे? इन्होंने बोला 2 टियर सिस्टम। एक सेकेंड, अभी मैंने आपको बोला था कि पहली कमेटी बैठी जो कि थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने 3 टियर सिस्टम दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कि प्रैक्टिस में नहीं आ पा रही थी। प्रोग्राम्स जो थे वो बन तो रहे थे, देखो सोचने में और एक्शन लेने में फर्क होता है। तो कमेटी तो बैठ रही थी, फैसले भी लिए जा रहे थे, सुझाव भी दिए जा रहे थे, लेकिन वो चीजें एक्शन में नहीं आ रही थी। इसलिए अशोक मेहता कमेटी आई और इन्होंने अब 2 टियर सिस्टम दिया। 2 टियर सिस्टम यानी कि एक तो बनाओ भाई जिला परिषद, दूसरी बनाओ मंडल पंचायत। ये 2 लेवल पे हम क्या करेंगे, विलेजेस में काम करेंगे। और दूसरा देखो, ये था पहला सुझाव क्या कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये 2 चीजें होनी चाहिए। सेकंड, उन्होंने सुझाव दिया पंचायत मस्ट हैव सम पावर टू कलेक्ट टैक्स सो दैट इट वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि भाई पंचायत के पास ना कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए कि वो खुद से जो टैक्स है उसको कलेक्ट कर सके, ताकि किसी भी चीज के, भाई देखो हर चीज के लिए ना पैसे की जरूरत होती है। कोई भी पॉलिसी लागू करनी है, कोई भी कुछ इनोवेटिव काम करना है, कुछ भी नया काम हमें करना है। और यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंट की, एक विलेज के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं ना, पॉलिसीज प्रोग्राम इन सब की। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पंचायत को ऐसी पावर दो कि वो खुद से टैक्स कलेक्ट करे, जिससे कि उसको स्टेट्स के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। थर्ड चीज उन्होंने बोली देयर शुड बी अ सोशल जस्टिस कमेटी इन ईच जिला परिषद। हर जिला परिषद में एक कमेटी बनाओ जिसमें जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको उससे न्याय दिलाया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियन सीरियल्स आते हैं, हमने देखे होंगे, जिसमें एक पेड़ के नीचे सारे गांव वाले बैठे होते हैं, बड़ा सा पेड़ होता है, वहाँ सरपंच साहब होते हैं, लोगों की दिक्कतें होती हैं, कोई बाल विवाह कोई कुछ। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे जो सरपंच साहब होते हैं, जो पंच साहब होते हैं, वो अपने आप से निपटा लेते हैं। ठीक है। और तीसरा चौथा इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको खुल के काम करना चाहिए, किसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी लगे कि हम भी इसका हिस्सा है, तो वो भी थोड़ा ध्यान देंगे हर जो जो भी मतलब प्रोग्राम और पॉलिसीज वगैरह बन रही है सब में। फिफ्थ, इन्होंने कहा कि कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, किसके लिए, एज ऑलवेज एससीज एसटीज और विमेन्स के लिए कुछ सीट्स हमें रिजर्व करनी होंगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, तो विमेन्स के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। सो बेसिकली क्या सजेशन दिए थे अशोक मेहता कमेटी ने? पहला, 2 टियर सिस्टम होना चाहिए जिसमें फर्स्ट आपका जिला परिषद और सेकंड आपका मंडल पंचायत। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि भाई पंचायत को कुछ पावर दो ताकि वो खुद से टैक्स कलेक्ट कर सके, अपने खर्चे निकाल सके और स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तीसरी चीज इन्होंने बोली कि एक सोशल जस्टिस कमेटी बिठाओ हर जिला परिषद में, जिससे सबकी जो प्रॉब्लम है उनका निवारण हो सके। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी खुल के काम करना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इन्होंने क्या चीज बोली कि एससी एसटी और विमेन, इन सभी के लिए हमें सीट रिजर्व करनी चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, इन्होंने ये सारे सुझाव दे दिए, लेकिन हमें तो ये देखने को नहीं मिलते। हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिए थे। क्यों? क्योंकि अशोक मेहता कमेटी को बिठाया था जनता पार्टी ने, लेकिन जनता पार्टी कोalition की वजह से बनी थी और कोलैप्स हो गई थी, तो ये सारे सुझाव ही हमने नहीं माने थे। उसके बाद सरकारिया कमीशन बैठता है, पीके थुंगौन कमेटी बैठती है, जो सभी बात करते हैं कि जो पीआरआई है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अगर इसको अच्छे से चलाना चाहते हो तो उसके लिए इसके टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे हमारे में निगम पार्षद और एमएलए एमपी सबके इलेक्शंस होते हैं ना, तो ऐसे ही पंचायती राज सिस्टम में भी टाइमली, मतलब 3 साल 5 साल या 2 साल के गैप पे इलेक्शंस होने चाहिए। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हमने अभी किसका आंसर किया था, अशोक मेहता कमेटी के रेफरेंस पे पंचायती राज सिस्टम। अब हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। One of the major reason for the failure of the local self-government in India has been half-hearted devolution of power to them। देखो वही चीज आ गई ना कि ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर रही, कोई प्रोग्राम काम नहीं कर रहा, गाँवों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया और हमने स्टेट को बोल भी दिया कि भाई स्टेट को पंचायत बनानी है और उनको कुछ पावर अथॉरिटी देनी है ताकि वो काम कर सके, लेकिन हमने ये पावर उनको दिल से नहीं दी थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके हाथ से पावर जाए। कोई भी मंत्री नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से जो पावर है वो जाए और बट जाए। तो बहुत ही आधे दिल से पावर को डिवोल्यूशन किया गया था, पावर का बंटवारा किया गया था, जिसकी वजह से ये सारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं फेल हो रही थी।
उसके बाद आता है 73rd और 74th अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको रूरल लेवल पे, और जो नगर पालिका या फिर आपने म्युनिसिपैलिटी सुनी होंगी, इनको अर्बन एरियाज में कुछ अथॉरिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जिसके बेस पे ये लोग काम करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स थे ये किस बेस पे आए थे? ये आए थे, इन्होंने क्या बनाया था, पंचायत क्रिएट करी थी विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये दिया हुआ है कि 29 सब्जेक्ट मिले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 11 शेड्यूल में, जिसमें बेसिकली बताया है कि उनको क्या काम करना है, क्या उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, क्या उनके फंक्शंस हैं। सेम म्युनिसिपैलिटीज के लिए 18 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं 12th शेड्यूल में, जिसमें बताया गया है कि उनको क्या काम करना है, क्या उनके पास, क्या उनके फंक्शंस है, क्या उनकी पावर और अथॉरिटी है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये रूरल और अर्बन दोनों ही लेवल पे इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि ये रूरल और अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करें। आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटीज होती हैं जो कि आपकी डिस्पेंसरीज है या फिर सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आपके आसपास के जो सीवर है, ये सारा काम म्युनिसिपैलिटी देखती है। यहाँ तक कि कई जगहों पे तो क्या होता है, जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स होते हैं और आंगनवाड़ी होती हैं, ये भी जो डायरेक्ट किसके अंदर आती है, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आती है। तो यही सब इनके सब्जेक्ट है कि इनको क्या और कितने लेवल का काम करना है, क्या इनकी लिमिटेशंस होती हैं। With the help of these power, local self-government institutions are supposed to promote agricultural, industrial infrastructure, ecological development, poverty alleviation, development of women, children, scheduled and backward caste. Also ensure the supply of water, street lighting, maintenance of schools and hospitals. देखो municipalities और आपकी विलेज पंचायत है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, इन सबको क्या काम दिया गया है कि भाई आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, इकोलॉजी के क्षेत्र में, गरीबी हटाने में, विमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, और वाटर का सप्लाई अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि देखो गाँव में तो भाई खेत होते हैं, तो वहां पे आपको रात के टाइम स्पेशली बहुत ज्यादा घना अंधेरा हो जाता है, तो स्ट्रीट लाइटनिंग का मेन प्रॉब्लम होता है। घर में एक बार को ना ही चलेगी, बट स्ट्रीट लाइटनिंग होनी बहुत जरूरी है। और जो स्कूल्स है, जो हॉस्पिटल्स है, उन सबकी देखरेख, ये सारे काम दिए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और किसको, म्युनिसिपैलिटीज को। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक मेहता was the opinion of that institution had failed because development program was channelized through official state bureaucracy। अच्छा, अब आप सोचते होंगे डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा था, अशोक मेहता कहाँ से आ गया फिर से? तो पहले जो हमने पढ़ा था हमने अशोक मेहता कमेटी पढ़ी थी। अब हम देखते हैं कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था पावर का बंटवारा, कि पावर का बंटवारा होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि हर लेवल पे काम करो। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक स्कूल में हम सारा काम सिर्फ एक प्रिंसिपल को दे दें कि भाई बच्चों का भी सब आप देखोगे, टीचर्स का भी आप देखोगे, जो स्कूल में क्लीनर्स होते हैं उनका भी सब कुछ आप देखोगे, तो काम अच्छे से नहीं होगा। बट अगर हम उस काम को बांट दें कि भाई अब प्रिंसिपल का अलग काम है, बच्चों का अलग है, जो क्लीनर्स हैं, स्वीपर्स हैं, उनका अलग है, और स्टाफ का अलग है, तो सारा काम बहुत अच्छे से होगा। बस कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। एंड दीज आर डोमिनेटेड बाय प्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी। अब देखो अशोक मेहता का जो ओपिनियन था, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हम बना रहे हैं, हम म्युनिसिपैलिटी बना रहे हैं, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, विलेज लेवल पंचायत, ब्लॉक लेवल पंचायत, ग्राम सभा, ये सारी चीजें क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रिविलेज इंसान जो है, प्रिविलेज व्यक्ति जो है, वो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना, कोई नहीं चाहेगा उसकी पावर का बंटवारा हो, तो कोई भी खुल के ग्राम सभा या विलेज पंचायत को पावर नहीं दे रहा था जिसकी बेस पे वो काम करे। सो द पीआरआई इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री हैज नॉट बीन सेम। और ये कारण था कि जो पीआरआई थी हर स्टेट में चल तो रही थी वो कहीं ना कहीं, लेकिन उनका काम सेम नहीं था। कैसे सेम नहीं था, देखते हैं। द राजस्थान मॉडल ऑफ पीआरआई रिवॉल्व्ड अराउंड द 3-tier विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अब देखो राजस्थान के अंदर पीआरआई का जो मॉडल था उसमें 3-tier सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, जिसमें आपकी विलेज पंचायत थी, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन जो किंगपिन था, राजा तो एक ही था, और वो राजा कौन था, पंचायत समिति, यानी कि ब्लॉक लेवल। सारी पावर किसके हाथ में थी, ब्लॉक लेवल के हाथ में।
सेकंड है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर यहाँ पे कौन राजा है, यहाँ पे है जिला परिषद, जो कि प्लानिंग का, डेवलपमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम देखती है। कर्नाटक के अंदर ये काम करती है आपकी मंडल पंचायत, है ना। और मंडल पंचायत अगर कोई फैसला ले ले या कोई बजट बना ले या कोई प्लान बना ले तो उसके बाद उसको ना तो कर्नाटक की गवर्नमेंट और ना ही जिला परिषद ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। ऐसे आंध्र प्रदेश में आपकी जिला परिषद और तमिलनाडु में भी पीआरआई ने बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही अच्छी जॉब्स करी एजुकेशन के फील्ड में, वाटर सप्लाई में, रोड्स और न्यूट्रिशन में। आई होप आपको पंचायती राज सिस्टम, अशोक मेहता कमेटी और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्यों है, आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड, एग्जामिन द नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड एग्जामिन द नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके सेम यूनिट से हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपके पेपर में एग्जामिन द नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटी पूछ लें, हो सकता है कास्ट इनइक्वालिटी पूछ लें, बट हम दोनों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू ट्रीट ऑल द सिटीजन इक्वली विदाउट रिगार्ड टू बर्थ, जेंडर और रिलीजियस बिलीफ। देखो हमारा जो संविधान है ना भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा सबके भले के लिए ही बात करी गई है, सबके भले के लिए लिखा गया है। हो सकता है कुछ चीजें सिर्फ लिखी हुई है, फॉलो नहीं होती हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कहता है, राज्य को कहता है कि आपको सभी जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थ, जेंडर, रिलीजियस बिलीफ। कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को एक ड्यूटी दी है कि जितने भी सिटीजन्स आपके पास हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, आपको सबको क्या करना है, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी के बर्थ, जेंडर या रिलीजियस बिलीफ के बेस पे नहीं करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं जाति, वर्ण और क्लास सिस्टम के बारे में, तो ये चीजें अभी भी हमारी फैमिली, लोकेलिटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में है, और जहां पे ये चीजें हैं वहां पे इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब देखो रोजियो क्या कहते हैं, रोजियो कहते हैं कि भाई इनइक्वालिटी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, एक होती है सोशल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती है, अब भाई आप या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, आपको नेचर ने बनाया है, मेन या विमेन, है ना। तो इस चीज को तो ऑल्टर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक होती है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, जो हम सोसाइटी में क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मेन हैं या विमेन हैं, ये आपकी नेचुरल इनइक्वालिटी है कि आप सेम नहीं है, इनइक्वल है। लेकिन अगर इस चीज को हम सोसाइटी में ऐसे लें कि क्योंकि आप लड़की हैं तो हम आपको कुछ अधिकार नहीं देंगे, लड़के हैं तो दे देंगे, तो ये क्या हुई, सोशल इनइक्वालिटी, जो कि किसने पैदा करी, समाज ने पैदा करी। तो नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी के बीच में ये डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि क्लास इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो जनरली जब भी हम क्लास के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई एक अपर क्लास होती है, जिसे हम बोल देते हैं जो अमीर होते हैं, जो रिच क्लास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है, और एक होती है पुअर क्लास, यानी कि जो गरीब होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, या फिर हम उनको प्रोलेटरेट भी कह देते हैं। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। सो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी करी है जो कि आपको शायद शॉक कर सकती है, क्योंकि ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो सिर्फ 1% रिच पर्सन है, सिर्फ 1% रिच पर्सन, वो 40% पूरी कंट्री की टोटल वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हम मतलब 100 में से 40% जो हमारी कंट्री की वेल्थ है उसको 100 में से सिर्फ 1% जो रिच लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, आप गैप देख सकते हो कितना है, जिसको शायद कवर करने में बहुत सालों लग जाएंगे। यही कारण है कि हमारी सोसाइटी में क्या होती है, क्लास इनइक्वालिटी होती है। सो क्लास सोसाइटी को हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन में देखते हैं। अब देखो हमें एक वर्ड दिख रहा है मार्क्सिस्ट, और मैंने आपको बाकी वीडियोस में बताया है जब भी आपके सामने मार्क्सिस्ट आए, कार्ल मार्क्स आए, मार्क्सिज्म आए, तो आपको आंख बंद करके एक चीज इमेजिन करनी है कि मार्क्स खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि देखो, एक होती है अपर क्लास जो कि कैपिटलिस्ट होते हैं, है ना, जो कि ओनर होते हैं किसके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। सेम उसके नीचे होती है लोअर क्लास, यानी कि लेबर क्लास। एक कंपनी का जो मालिक है
वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, तो वो ओनर है, वो अमीर है, वो कैपिटलिस्ट है। और जो वहां पे लेबर जो काम करते हैं वो वहां पे वर्कर है, लेबर है, यानी कि पुअर है, यानी कि प्रोलिटरेट है। तो होता क्या है, जब अपर क्लास यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि रिच क्लास एक्सप्लॉइट करती है किसको, लोअर क्लास को, तो वहां पे क्या राइज होती है, क्लास इनइक्वालिटी। इसी तरह जो कॉलोनियल, अब हम देखेंगे कॉलोनियल रूल में कैसे इंडियन बिजनेसमैन ने फायदा उठाया और वहां पे जो लेबर्स थे वो बेचारे और गरीब हो गए और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे वो इतने रिच होते चले गए। सो कॉलोनियल रूल में क्या हुआ था, जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिले, जो भी उनके छोटे छोटे बिजनेस और ट्रेड चल रहे थे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर थोड़ा फायदा उठाया और उनको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया, बहुत ज्यादा एनलार्ज कर लिया और वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के साथ मिल गए। और इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसकी जो अपर लेयर थी, अपर लेयर का मतलब जो भी हमारी बिग स्टॉक कंपनीज थी, हमारी जो भी हाउसेस मैनेज करने का काम होता था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेजर जो चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। और साथ ही साथ जो इंडियन बिजनेसमैन थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले थे उनके कंट्रोल में। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि जो छोटे छोटे वर्कर्स थे वो, सॉरी, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो कैसे ब्रिटिशर्स के साथ मिलके और ज्यादा अमीर हो गए। यानी कि अगर ये अमीर हुए हैं तो एक सेक्शन और है जो वर्कर का सेक्शन था, यानी कि वो और ज्यादा गरीब हो गया। तो यहाँ से जो क्लास इनइक्वालिटी है वो अराइज हुई। ठीक है, सर्टेन ग्रुप से किसके, पारसी, मारवाड़ी, खोजास, भाटियास और गुजरातीस, ये कुछ ट्रेडर थे जिन्होंने यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलके कोलैबोरेट करके फायदा उठाया और अपनी जो कंपनीज थी, जो ट्रेडिंग इनका बिजनेस था, उनको बहुत ही बड़ा कर लिया था। ये चीज हमें किस चीज, और देखो, और दूसरी साइड पे कौन थे, वर्कर्स थे जिन्होंने फिर क्या काम किया, पोर्टर्स का काम किया, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बने, वेंडर्स बने, स्ट्रीट हॉकर्स बने, मिलते हैं ना, देखते हैं ना हम गली में जो घूमते रहते हैं, ये सब। ठीक है, सब्जी ले लो और ये ले लो ये सब लोग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, अभी हम इसके एक साइड और देखेंगे। दो साइड दिमाग में रखो, क्लास इनइक्वालिटी कैसे है। पहला, इंडस्ट्रीज के जो मालिक थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिले और वो और ज्यादा अमीर हो गए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिले और वो और ज्यादा अमीर हो गए, और जो इस इंडस्ट्रीज के वर्कर्स थे अब वो और ज्यादा गरीब हो गए और वो वेंडर्स और हॉकर्स का काम करने लगे। सेम चीज हमें किस में देखने को मिलती है, फार्मिंग के सेक्टर में। तो फार्मिंग के सेक्टर में भी जो बड़े बड़े किसान थे भाई, जिनके पास गांव में खेत थे, जमीन थी, ट्रैक्टर थे, ये सारी चीजें थी, है ना, वो लोगों ने भी यही किया, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ मिले, अपना फायदा उठाया, ज्यादा से ज्यादा लैंड लिया और ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे की चीजें ली, फर्टिलाइजर्स और सारी चीजें। और वहीं जो पुअर फार्मर्स थे वो बेचारे गरीब रह गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये भी क्या है, क्लास इनइक्वालिटी, जो हमें दो चीजों में देखने को मिली, इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर में। जल्दी से इसको स्कीमिंग के थ्रू एक बार पढ़ लेते हैं। सो द बल्क ऑफ द लेबर आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। The colonial state settled land revenue with dominating group cultivate group. In short, a class of rich farmer emerged from these group. They took advantage of expanding market network with colonial rule. The rich farmer and colonial for their needs like sufficient arable land, livestock, better access to credit. अब ये कौन थे, पंजाब के जाट्स थे, तमिलनाडु के विलालास थे, साउथ गुजरात के कंबी पटीदार्स थे, कर्नाटक के लिंगायत और आंध्र प्रदेश के कामारेड्डी फार्मर्स थे। ये कुछ जातियां बताई गई हैं जो थोड़े से अपने फायदे के लिए ब्रिटिशर्स के साथ मिली और अपने आप को इन्होंने बहुत ही रिच बना लिया। जो मान लो छोटे छोटे खेत थे अब वो बहुत ज्यादा हो गए थे, ज्यादा जमीनें ले ली थी और लाइफ स्टॉक ले लिया था, है ना, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, ये सारी चीजें इन्होंने ले ली थी। वहीं एक तरफ दूसरे वो भी थे, अदर साइड वी हैव सम सेमी प्रोलिटरेट हैविंग लिटिल और नो कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्स, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो ये थी क्लास इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे कास्ट इनइक्वालिटी। सो मैं आपको देखो वेरी शॉर्ट में बताती हूँ। हम बात करते हैं वर्ण सिस्टम की। वर्ण सिस्टम क्या होता है, हिंदूज में क्या होता है, 4 वर्ण होते हैं। पहले होते हैं ब्राह्मण, दूसरे होते हैं क्षत्रिय, तीसरे होते हैं वैश्य और चौथे होते हैं शूद्रास। तो बेसिकली प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट होता है
ऐसा माना जाता है ऊपर की जो 3 लेयर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ही प्योर होते हैं, और जो सबसे लास्ट में हमें शूद्र, दलित या अनटचेबल्स देखने को मिलते हैं, उनको पोल्यूट माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके, वो प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, तो उनके पास ज्ञान होता है ग्रंथों का, पुराणों का, है ना, इन सब का। और जो क्षत्रियास होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, तो उनके पास शस्त्रों का ज्ञान होता है ना, बल होता है। जो वैश्यास होते हैं वो कॉमर्स में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, तो उनके पास पैसे, मनी होती है। लेकिन जो शूद्रास होते हैं, ना ही तो उनके पास किताबों का ज्ञान, ना ही उनके पास शस्त्र, ना ही उनके पास मनी। लेकिन क्योंकि और वो काम क्या करते हैं, वो स्वीपर्स का और क्लीनर्स का काम करते हैं। यही कारण है कि उनको ना पोल्यूट माना जाता है, मतलब अब नहीं, पहले माना जाता था ऐसा। हमारा हमारा मतलब हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि जो शूद्रास थे इनको बहुत ज्यादा ना ओप्रेस किया जाता था, सप्रेस किया जाता था। सो ये नोशन है प्योरिटी और पोल्यूशन का। और ऐसा भी माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो हाईएस्ट रैंक होल्ड करते हैं, इसलिए वो प्योर हैं, है ना। फर्स्ट रैंक जो लाता है वो हमेशा अच्छा ही होता है ना, और लास्ट वाला बेवकूफ बोलते हैं उसको। तो ऐसे जो फर्स्ट रैंक पे ब्राह्मण है उनको प्योर बोल देते हैं, वो हाईएस्ट रैंक पे है इसलिए वो प्योर है, और जो शूद्रास है वो लोएस्ट रैंक पे है तो वो डर्टी है या फिर वो पल्यूट है। लेकिन एक लुई डुमॉन है जो कि फ्रेंच स्कॉलर है, उन्होंने किताब लिखी थी होमो हायरार्कस। अच्छा, हायरार्की क्या होती है? हायरार्की, ये जो हमें सामने सिस्टम दिख रहा है ना, वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक हायरार्की है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी होमो हायरार्कस। तो देखो, डुमॉन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट है ना, ये फिजिकल क्लीनलीनेस के बारे में मतलब नहीं है कि जो शूद्राज होते हैं वो फिजिकली क्लीन नहीं होते हैं, बाकी की जो 3 है वो फिजिकली क्लीन होते हैं। ये कुछ ऐसा है कि देखो, जैसा भी मैंने आपको बताया, ब्राह्मण्स के पास पावर है, किसकी पावर? ज्ञान की। किसके ज्ञान की? वेदों की, ग्रंथों की, पुराणों की। ठीक है, तो इनके पास पावर है तो ये प्योर है। सेकेंड चीज, जो क्षत्रिय हैं वो वॉरियर्स हैं, किंग्स हैं, रूलर्स हैं, तो उनके पास भी पावर है किसकी? शस्त्रों की। वैश्यास भाई बिजनेसमैन है, कॉमर्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो उनके पास मनी की पावर है। तो क्योंकि इनके इन तीनों के पास कहीं ना कहीं पावर है, इसीलिए प्योर है। वहीं जो शूद्रास है उनके पास तीनों में से किसी भी चीज की पावर नहीं है, तो वो सोसाइटी में क्या दिखाएंगे, है ना, कि भाई मनी भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वो स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, तो इसलिए वो पल्यूट हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था डुमॉन का, लुई डुमॉन का, जो उन्होंने अपनी बुक होमो हायरार्कस में भी बताया है। तो इसमें यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि दलित। अच्छा, इसमें हम कास्ट इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ण सिस्टम पढ़ रहे थे। हम वर्ण सिस्टम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि अब तक हमें समझ आ गया होगा कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को हम अलग रखते हैं, शूद्रास को अलग। और इसी का कारण है कि जो दलित हैं उनको मीनियल जॉब्स मिलती थी, लो पेइंग जॉब्स मिलती थी। अच्छा, आपने अगर 11th-12th में सोशियोलॉजी रही होगी आपके पास, तो उसमें मतलब एक प्रॉपर चैप्टर दिया हुआ है इसको लेके, जिसमें हमने ऐसी चीजें भी पढ़ी हैं कि जो शूद्रास थे पहले के टाइम में ना, उनको मतलब गांव में जैसे जो कुआं होता था जिससे सब पानी लेते थे, शूद्रास को अलाउड नहीं था कि वो उस कुएं से पानी ले, और उनको चप्पल पहनने अलाउड नहीं था, ब्राइट कलर के कपड़े पहनना अलाउड नहीं था, ज्यादा कुछ बोलना अलाउड नहीं था, मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, है ना। और वो अपने साथ ना पेट कमर पे झाड़ू बांधते हुए चलते थे, ताकि वो जहां चले वहां गंदगी ना हो, मिट्टी ना हो। तो ये सारी चीजें इनके साथ की जाती थी। तो इसलिए एक कास्ट इनइक्वालिटी बन गई कि दलित को कोई राइट ही नहीं दिया गया। और यहीं पे हम एक चीज और देखेंगे, क्लास इनइक्वालिटी को ही ठीक कर सॉरी कास्ट इनइक्वालिटी को ही ठीक करने के लिए आज के टाइम पे हम एक चीज देखते हैं, रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस क्यों की गई हैं? पहले के टाइम पे, हिस्ट्री के टाइम पे, विमेन्स को और ST STs को ना बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया गया है, बहुत ज्यादा दबा के रखा गया है, ताकि ये जो डिफरेंस है इसको हम ठीक कर सके, इक्वल कर सके। इसलिए जो रिजर्वेशंस हैं ये भी की गई हैं। सो रिजर्वेशन से थोड़ा हटते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी आपको समझ आ गया होगा, ये कंसेप्ट है प्योरिटी और पोल्यूशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं डिटेल में समझा दूं, ताकि अगर इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करके देते हैं
तो एटलीस्ट आप अच्छे खासे नंबर ऑफ पेजेस एग्जाम में लिख के आ जाएं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अभी लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स। पहले जो 2 डिकेड्स थे उसमें क्या क्या इंडिया में कैसी हमारी पॉलिटिक्स रही, राजनीति रही, क्या क्या हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया 1947 टू 67। और देखो जब फर्स्ट टाइम मतलब जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी, हम आजाद हो गए थे, उस टाइम पे जो भी डेवलपमेंट की जा रही थी ना, उन सबको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू से देखा जा रहा था, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम राजनीति का माहौल था ना, आजकल भी रहता है, उस टाइम भी था। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि भाई देखो डेवलपमेंट करना बहुत आसान काम नहीं है, वो भी इतनी डाइवर्सिटी को लेके। So now the challenges in front of government increased because they were to catch up with the industrialized world and to improve the living conditions of the people. अब यहाँ पे देखो जो सरकार थी उन्हें क्या करना था, जो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको भी देखना है, जो लेबर क्लास है, जो पुअर क्लास है, उन्हें भी देखना है। तो अब सरकार को यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज लेके आनी थी, इस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था कि जो हमारी इंडस्ट्रियल क्लास है वो भी देश में ही रहे, जो पुअर क्लास है वो भी देश में रहे। वरना अगर हम सिर्फ पुअर्स के लिए सोचते, उनके लिए प्लानिंग करते, डेवलपमेंट के प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम सब चलाते, तो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो देश छोड़ के चली जाती। तो अब सरकार को दोनों को संभालना था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। The state had an important role to play that was of mediator between political democracy and economic development. अब यहाँ पे जो राज्य था वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नए नए आजाद हुए हैं, हमें अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी अच्छे से करना है, सब चलाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए देश को अगर आगे लेके जाना है। तो अब हम देखेंगे इनको दो अलग अलग व्यू से, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या हुआ, मीटिंग चल रही थी, सारे जो नेशनलिस्ट थे, लीडर्स थे खड़े हुए, वो बोलते हैं कि चलो अब हम शपथ लेते हैं कि जितने भी हमारे सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब उनके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अच्छी हो गई। हम सबको क्या चाहिए कि हम सबके साथ न्याय हो, हमें आजादी मिले, है ना, और समानता हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब भाईचारे से रहे। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या स्टेप लिया गया, द नेशनलिस्ट लीडर टेक अ प्लेज टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आल्सो ग्रांटेड। ये हो गया, साइड रखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ भाई, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए थे, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम बनाया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें हमें दिखी किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। 1964 में इडबी या फिर आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया गया, क्योंकि देखो उस टाइम पे हमारा मेजर फोकस ना दो ही चीजों पे था, पहले तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पे, और दूसरा एग्रीकल्चर। हमें हेवी इंडस्ट्री सेटअप करनी थी। हेवी इंडस्ट्री से क्या होता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका भी फायदा था, देश का भी फायदा था, और जब हेवी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो हमें दूसरे देशों के ऊपर ना डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले के टाइम में ना जो कॉटन, शुगर, जूट, टेक्सटाइल यही सब था, लेकिन इन सब से देश नहीं चल सकता था ना। अभी भी हमें स्टील और लोहा और बहुत सारी अलग चीजें दूसरे देशों से लेनी पड़ रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देंगे, जिससे कि हमें खाने की जो भी हमारी चीजें हैं, राशन, वो दूसरे देश से ना मांगना पड़े, हमारा खुद में ही हम उगा लें और सब खा लें, और फार्मर्स भी खुश रहें। साथ ही साथ हमें हेवी इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी, जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी खुश रहें, और हेवी इंडस्ट्रीज होगी तो हम किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहेंगे, प्लस ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को काम मिलेगा। तो मेजर फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इन शॉर्ट में देखते हैं, फर्स्ट क्या किया गया, मैसिव स्टेप लिए गए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। सेकेंड, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, कॉटन, शुगर, जूट, टेक्सटाइल की, अब उनको बड़ा किया गया, डाइवर्सिफाइड किया गया, हेवी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट किया गया। थर्ड, हमें चाहिए थी डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन वाज अचीव
दो फूड कंजप्शन रिमेन लो फास्टिंग। अच्छा, आपको लगेगा फास्टिंग कहाँ से आ गया, तो देखो एक टाइम ऐसा भी आया था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यहाँ से बहुत सारा जो खाना था वहां पहुंचाया गया था। हमारे यहाँ खाने की किल्लत पड़ गई थी, तो इसलिए हमें दूसरे देश से कहीं ना कहीं खाना लेना पड़ रहा था। तो हमारे लीडर्स ने फैसला लिया कि अब हम दूसरे देश से कुछ भी मदद नहीं लेंगे, हम खुद से अनाज उगाएंगे, जो कि हम पहले भी उगा ही रहे थे, लेकिन हम वीक में एक दिन की फास्टिंग रखेंगे, पूरा देश हफ्ते में एक दिन की फास्टिंग रखेगा, जिससे हम कुछ अनाज को सेव कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को भी मिलेगा। हम पूरी तरीके से ना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते थे, किसी भी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। सो ये कुछ स्टेप्स थे जो लिए गए थे कब, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 2 डिकेड में। क्वेश्चन 4, डिस्कस द वेरियस डिबेट ऑन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर की वीडियो देखी है जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप ये क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी हम बात कर रहे थे ना लास्ट क्वेश्चन में डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन भाई डेवलपमेंट के लिए ना एक मॉडल होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, आपको अगर घर से बाहर जाना है तो आपका कोई मोटिव तो होगा कि भाई मुझे घर से बाहर जाना है, राशन लेना है, घूमने जाना है, कॉफी पीने जानी है, शॉपिंग करने जाना है, पढ़ने जाना है। ऐसे ही हमें तो यहाँ इतने बड़े देश को चलाना है, तो कोई मॉडल तो हमें अपनाना पड़ेगा ना डेवलपमेंट का। या कभी कुछ प्लानिंग कर ली, कभी कुछ पॉलिसी बना दी, कभी कुछ, ऐसे नहीं चलता ना। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्या क्या डिबेट्स हुई डेवलपमेंट के मॉडल को लेके। इंट्रोडक्शन देखते हैं। In a democracy, it is very important to have an ideal model of development. It helps in the formulation and implementation of policy. देखो, एक आइडियल मॉडल होना ना बहुत जरूरी है। जब तक आपको नहीं पता ना कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, तब तक आप अपना आज का दिन इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपका गोल, आपने कुछ बना लिया कि मुझे अगले 6 महीने बाद इस पेपर को क्लियर करना है, तो आपको पता है कि आपको 6 महीने उसके लिए पढ़ाई करनी है। ऐसी अगर हमें पता है कि हमें अपना देश चलाना है और अच्छे से चलाना है, सबको साथ लेके चलना है, तो हमें एक आइडियल मॉडल अपनाना पड़ेगा, है ना। एक आइडियल मॉडल, जिससे क्या होगा, जो भी हम पॉलिसीज बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। देखो पता है पॉलिसीज बनानी बहुत आसान होती है, कुछ लोग बैठे, अपना अपना सुझाव दिया, सजेशन दिया, पॉलिसी बन गई, लेकिन उसको फॉर्मुलेट करना और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको इम्प्लीमेंट करना आसान काम नहीं होता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो किसान बिल पास हुआ था ये, या फिर अग्निवीर स्कीम आई थी। भाई पॉलिसी तो बन गई, कमेटी तो बन गई, लेकिन क्या इसको पास कराना आसान था? कितने आंदोलन हुए, दंगे फसाद हुए, कितनी सारी चीजें हुई। आपका दिल्ली रिट्स भी हुए थे, एनआरसी जो आपका आया था उसको लेके। तो पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है, उतना ही जितना आप सपने देखते हो और उसके लिए आप मेहनत करते हो। तो क्योंकि हमें देश को अच्छा बनाना था, तो पॉलिसीज भी बनानी थी, अब उनको इम्प्लीमेंट भी करना था, तो एक आइडियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमें चाहिए था। During the time of independence and constitution making, there was several debate took place in Indian political circle. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम भी आपने एक चीज देखी है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना टाइम पहले बना था, लेकिन आने वाले टाइम पे, अभी रिसेंट टाइम में हमें जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में दिखती हैं, ऑलरेडी उन सबका कोई ना कोई सुझाव या कोई ना कोई, आप कह सकते हो, कानून पहले से हमारे संविधान में दिया हुआ है। वो ऐसा इसलिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसको फ्यूचर ओरिएंटेड रखा गया है, कि जो फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसी प्रकार हमें डेवलपमेंट की पॉलिसी भी ऐसी बनानी थी, ऐसा मॉडल अपनाना था जो कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व किया जा सके, जो किसी सोसाइटी के एक सेक्शन के फेवर में ना हो। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी बहुत सारी अलग अलग बहस हुई, अलग अलग डिबेट्स हुई, अलग अलग चीजों को लेके। बहुत कॉम्प्लेक्स था डेवलपमेंट का जो टाइम था ना, जब पॉलिसीज बन रही थी। कोई कह रहा था कि पहले लैंड पॉलिसी पे ध्यान दो, हमें दिख रहा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है, प्लानिंग कमीशन भी बनाना है हमें, क्योंकि पूरे देश को आगे लेके जाना था ना। सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ इंडस्ट्रीज या सिर्फ लैंड पॉलिसी, इन सब से काम नहीं चलता ना। तो अब देखते हैं क्या क्या डिबेट्स हुई। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या क्या जो थिंकिंग थी वो हमें देखने को मिली डेवलपमेंट के मॉडल में। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज में जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो बट गए थे। कुछ कैपिटलिस्ट के सपोर्ट में थे, कुछ कह रहे थे कि हमें जो मॉडल ऑफ आइडियल गवर्नमेंट है, सॉरी आइडियल डेवलपमेंट का जो मॉडल है मिल गया। क्या मिल गया?
कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो इंडस्ट्रीज है वो काम करे और जो स्टेट है वो अपना कम से कम उसमें कंट्रोल दे। लेकिन यहाँ पे क्या होता, अगर कैपिटलिस्ट मॉडल हम अपना लेते, यानी कि जो अमीर थे वो और अमीर बन जाते और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते, क्योंकि स्टेट का उसमें कहीं कंट्रोल ही नहीं होता, तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी मर्जी चलाते। एक सेक्शन ये हो गया। दूसरा सेक्शन होता है सोशलिस्ट, जिसके फेवर में थे हमारे नेहरू जी, जिसमें था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा लेकिन स्टेट के अंडर में होगा, जिसका कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट करेगा। तीसरे आते हैं गांधी जी, जिनका मानना था सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, कि हमें सबको एक साथ लेके चलना है, सबको उठाना है। अब देखते हैं कि क्या क्या कंफ्यूजन उस टाइम पे क्रिएट हुई। तो देखो हुआ क्या था, अब गांधी जी थे ना, ये सोशलिज्म की तरफ भी दिखते थे, कैपिटलिज्म की तरफ भी दिखते थे। और कैसे दिखते थे, देखो गांधी जी, हमने पढ़ा था कि इन्होंने ना बहुत सारे क्या किए थे, आंदोलन किए थे, सत्याग्रह और मूवमेंट्स, की सारी चीजें। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो गरीब लोग थे, जो लेबर क्लास थी, वर्कर क्लास और फार्मर पीजेंट, इन सबके सपोर्ट में थे, इन सबके सपोर्ट में थे, यानी कि सोशलिस्ट पोजीशन पे बैठे थे। सेम साइड हमें ये भी दिख रहा था कि ये इस चीज को, ये ना स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। ये कहते थे कि हम स्टेट के हाथ में सारी पावर नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के सपोर्ट में भी थे। तो यहाँ पे हमें ये किसकी साइड दिख रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ। तो ये ना बहुत कंफ्यूज थे, सब कंफ्यूज थे कि सोशलिज्म को अपनाना है या कैपिटलिज्म को अपनाना है। तो इसलिए कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट बोथ बिलीव्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब क्या हुआ, कैपिटलिस्ट भी चाहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो, और जो सोशलिस्ट थे वो भी चाहते थे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। अब हम कह रहे हैं दोनों चाहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो, क्योंकि दोनों का मतलब अलग था। यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो, लेकिन उसके मालिक कौन है, ये है, तो मर्जी किसकी चलेगी, इनकी। अमीर कौन बनेंगे, ये। वहीं जो सोशलिज्म के सपोर्ट में थे वो कह रहे थे कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाओ, लेकिन उसका कंट्रोल दे दो स्टेट के हाथ में। स्टेट अपना आप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी उसमें सबका। तो अब यहाँ पे भी फिर से कंफ्यूजन हो गई कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज करें या नहीं करें। अगर करेंगे और कैपिटलिज्म को अपनाएंगे तो लेबर क्लास नाराज, अगर सोशलिज्म को अपनाएंगे तो कैपिटलिस्ट क्लास नाराज। तो ऐसे कर करके बहुत सारे कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स हुए। अब आता है डिबेट ऑन लैंड पॉलिसी। तो 1946 में एक कमेटी बैठती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस, जिसमें तीन लैंड पॉलिसीज लेके आए, सॉरी 3 स्टेजेस आई लैंड रिफॉर्म्स की। कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे गए, जिसमें कि पहला था अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। दूसरा था ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट टू द एक्चुअल कल्टीवेटर। देखो एक्चुअल कल्टीवेटर कौन होता है, किसान होते हैं, क्योंकि फसल कौन उगाता है, किसान। मेहनत कौन करते हैं, किसान। तो उनको उनका जो असली हकदार है कौन है, किसान है, तो उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए। तीसरी चीज है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि जो ऐसे जमींदार थे ना, या फिर जो ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जो किले थे वो अपने रख रखे थे, या जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड था, उनसे कुछ जो लैंड था उनका वो लिया गया। सो 3 चीजें आई, पहला जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया, दूसरा जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे यानी कि जो किसान थे उनको उनका राइट दिया गया, और तीसरा जो लैंड होल्डिंग थी उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई गई। ये थी लैंड पॉलिसी। अब आता है सिस्टम ऑफ कंट्रोल। मैं आपको ये बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। सिस्टम ऑफ कंट्रोल में था राशनिंग सिस्टम, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे यहाँ से तो बहुत सारा खाना था ना, जो हमारा फूड था वो बाहर पहुंचाया गया था, जो वहां पे युद्ध चल रहा था वहां पे, उनके जो भी मतलब युद्ध में सैनिक थे उनके लिए। तो फिर अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हो गया, स्कार्सिटी हो गई, खाने की कमी हो गई, किल्लत पड़ गई। तो मैंने आपको बताया था कि इसलिए हमें बाहर से खाना लेना पड़ रहा था। तो इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखेंगे, पूरा देश 1 दिन का फास्ट रखेगा, जिससे कि हम कुछ जो खाना है उसको सेव कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम राशन सिस्टम लेके आएंगे। राशन सिस्टम का मतलब था कि अब जो सरकार है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी राशन का, ताकि ऐसा भी ना हो कि सब जो है वो खाने को क्या करके रख ले, स्टोर करके रख ले, है ना। अभी बीच में प्याज बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी और टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत सारे टमाटर अपने पास रख रहे थे,
जिसकी वजह से क्या हो रहे थे कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, है ना। तो राशनिंग सिस्टम के अंदर क्या किया सरकार ने कि सरकार ने इसको ना, इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि अब हम राशन बांटेंगे। आपने देखा होगा कि राशन का एक कार्ड बनता है जिसमें जो सरकार होती है वो आपको हर महीने कुछ किलो चावल या कुछ किलो गेहूं या कुछ किलो चीनी देती है। तो यही है राशन सिस्टम, जिसमें सरकार के हाथ में कंट्रोल रहता है और वो क्या करती है, अपने हिसाब से चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट है द इश्यू ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में क्या था, वही जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में डिबेट थी। अब डिबेट कैसे थी, तो जो हमारे नेहरू जी थे वो सपोर्ट में थे सोशलिस्ट के, लेकिन अगर हम सोशलिज्म को अपना लेते तो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो हमसे नाराज हो जाती। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया, क्या स्पीच दी वो हम इसमें रीड करेंगे। सो इंडियन बिजनेसमैन वर इन ट्रबल एट द टॉक ऑफ नेशनलाइजेशन एमिनेटिंग फ्रॉम सोशलिस्ट। जैसे जैसे खबर उड़ रही थी कि सोशलिज्म अपनाया जाएगा, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल क्लास जो थी वो, उनका लिए अलार्म बज गया था, वो परेशान हो रहे थे। सो ऑन 14 जून 1946 द ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर we reject the Soviet ideal completely and socialization of the whole range of economy. At 20th annual function of FICCI, Jawaharlal Nehru assured the businessman that government do not want to enjoy the industries. We want to provide facilities for industries, facility for production, technical, scientific power resource and all that. तो 20th एनुअल फंक्शन था फिक्की का, FICCI का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी अश्योर करते हैं बिजनेसमैन को कि देखो सरकार तुम्हारी दुश्मन नहीं है, सरकार जो सरकार है वो इंडस्ट्रीज को इंजर नहीं करना चाहती, चोट नहीं पहुंचाना चाहती, उल्टा हम तो चाहते हैं कि हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, हम आपको प्रोडक्शन के लिए जो भी आपको पावर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, टेक्निकल, साइंटिफिक जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सब आपको सरकार देगी, आप उन्नति करे जाओ। सेम चीज उन्होंने रिपीट करी 4 अप्रैल 1947 में। सो ये था इश्यू ऑफ नेशनलाइजेशन, जिसमें बात चली कि सोशलिज्म को अपनाएंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड था वो खतरे में आ गया। उनको लगा नहीं नहीं अगर ये सोशलिज्म आ गया तो हम तो गए, फिर तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड गया। तो नेहरू जी ने यहाँ पे सबको श्योर करा कि ऐसा नहीं है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है द इश्यू ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की कैसे जाए, सोशलिज्म को अपनाया जाए या कैपिटलिज्म को। देख रहे हो हर चीज में वही चीजें रिपीट हो रही हैं। सो द इश्यू ऑफ प्लानिंग अराइज बाय इंडस्ट्रियल एंड सोशलिस्ट इंडियन बिजनेसमैन firmly reject the Soviet type planning. They wanted state can play role in providing resource to the private sector, but the state role according to them it's minimal. But the socialists believe the state has much more greater role in the national economic activity. जो कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो स्टेट है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना ना दे, जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे स्टेट पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट दे। सरदार वल्लभ भाई सपोर्ट करते हैं फर्स्ट व्यू को, यानी कि बहुत ज्यादा ना कंट्रोल में रखे। नेहरू सपोर्ट करता है सेकंड व्यू को कि नेहरू क्योंकि सोशलिस्ट के सपोर्टर थे ना, सोशलिस्ट थे, सोशलिज्म के सपोर्टर थे, तो उनका मानना था कि भाई देखो स्टेट का ना जो रोल है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए हर चीज में, स्टेट के पास पूरा अधिकार है, वो किसी भी चीज में इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन 1920 AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेटअप हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बट कांग्रेस मैन डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम इट। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे थे हमारे, 1920 में ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेटअप हुई, उसमें लेकिन जो कांग्रेस मैन थे वो उन्होंने अपने आप को इससे दूर कर लिया था, लेकिन गया सेशन हुआ था 1922 में, फिर ये इसके साथ जुड़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक टक यानी कि AITUC वाज अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट। अच्छा ये इतना आपके काम का नहीं है, ये जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तब हम उसमें ये पढ़ेंगे, सो इस चीज को अभी हम स्किप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, एग्जामिन गांधीज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब भाई गांधी जी ने क्या अपना योगदान दिया है नेशनल मूवमेंट्स में, क्या उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग थी। अभी तक तो हम यही पढ़ता आ रहे थे ना, बहुत कंफ्यूज थे वो, अब हम देखेंगे कि उनकी थिंकिंग क्या थी। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The tribal started defensive movements against British rule in 1857. देखो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी ना, जो बोलते हैं ना किसी चीज का आगाज करना,
वो किसने करा था? वो ट्राइबल्स ने करा था। भाई जो ट्राइबल्स होते हैं ना, वो अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को भगवान के जितना मानते हैं, जितना हम भगवान में मानते हैं ना, ऊपर वाले में मानते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ट्राइबल्स के लिए उनके कल्चर, ट्रेडिशन, वो सारी चीजें भगवान के बराबर है। अब ब्रिटिशर्स उनको खत्म करने की सोच रहे थे, तो शुरुआत होती है ट्राइबल से। ट्राइबल्स डिफेंसिव मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में। उसके बाद अब हमारे जो पीजेंट्स थे वो भी जोश में आ गए, तो पीजेंट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ लेट 19th सेंचुरी में, जिनका क्लियर ऑब्जेक्टिव था, पर्सपेक्टिव था, वो था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। भाई ट्राइबल्स ने मूवमेंट किस लिए किया? अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए। पीजेंट्स ने किसके लिए किया? जो आपका यहाँ पे लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ना, उसके खिलाफ। लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या था? देखो, 3 लेयर देख लो। सबसे ऊपर थे ब्रिटिशर्स, उसके नीचे जो जमींदार और मौजदार होते हैं वो, और तीसरे नंबर पे थे फार्मर और पीजेंट। होता क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जमींदार को या मौजदार को एक लिमिट दी हुई थी कि तुम इतना लिमिट, जो तुम्हारा अमाउंट है वो हमें दोगे, या तो अपनी जेब से दो या फार्मर से दो। इसलिए जमींदार और मौजदार क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को लैंड रिवेन्यू के लिए। इसी चीज से परेशान होके, तंग होके, जो पीजेंट्स, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। किसके खिलाफ? लैंड रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ, लैंड ओनर्स के खिलाफ, जमींदार और मौजदार के खिलाफ। उसके बाद 1858 में क्या होता है? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हट चुकी थी, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरा कंट्रोल इंडिया का ले लिया था। तो अब हमें दिख गया था कि अगर अब आवाज नहीं उठाई फिर तो नहीं उठ सकती। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, है ना। इवन लैंडलॉर्ड्स ने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली और डिमांड करा रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू सिस्टम को कम करो या खत्म करो। हमारे कुछ लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, एमजी रानाडे थे और आरसी दत्त थे, जिन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई और आर्ग्यू किया कि भारत में, इंडिया में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसका एक इकलौता कारण है ये अंग्रेज। इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा दो, कोई गरीबी नहीं रहेगी, सब आराम से रहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। अब तक हमने देखा था कि ये चीजें स्टार्ट क्यों हुई थी, अब हम देखेंगे गांधी जी ने अपना क्या योगदान दिया। तो 3 मेजर योगदान है गांधी जी के, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। पहला जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था वो था बिहार के चंपारण में, जो कि उन्होंने पीजेंट्स के साथ मिलकर मूवमेंट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। क्योंकि देखो हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो पीजेंट्स को, फार्मर्स को बोलते थे कि तुम इंडिगो की खेती करो, क्योंकि उनको नील चाहिए था। अब इंडिगो की खेती करने के लिए जो हमारे पीजेंट्स थे वो राजी नहीं थे। क्यों राजी नहीं थे? क्योंकि नील की खेती ऐसी होती है कि उसको करने के बाद वो जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है, आप उस पर किसी और चीज की खेती नहीं कर सकते हो। और इसीलिए जो फार्मर पीजेंट्स थे वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट करते थे कि नहीं करो तुम, इंडिगो की ही खेती करो। तो इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधी जी चंपारण गए और पीजेंट्स मूवमेंट में उन्होंने अपना योगदान दिया। सेकेंड है पीजेंट सत्याग्रह एट खेड़न गुजरात अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफ गुजरात। तो इसमें कुछ ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा रूल बनाया हुआ था कि कुछ एक पार्ट है जो जो वर्कर्स हैं या जो पीजेंट्स हैं उन्हें सरकार को देना पड़ेगा अगर उनकी फसल अच्छी उगती है तो। अगर उनकी फसल अच्छी नहीं उगती तो फिर उनको कुछ भी नहीं देना। लेकिन हुआ क्या था कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, जो खेती थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, और उसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि नहीं, जो पहले से अमाउंट तय हुआ है वो अमाउंट दो। अब भी पीजेंट्स कहाँ से लेके आते? तो इसीलिए पीजेंट सत्याग्रह हुआ खेड़ा गुजरात में, जिसमें गांधी जी ने अपना योगदान दिया। और तीसरा था साराभाई टेक्सटाइल मिल्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो साराभाई टेक्सटाइल मिल थी, वहां के वर्कर्स को सपोर्ट करके गांधी जी ने अपना योगदान दिया। सो गांधीज मोरल प्रेशर रिजल्टेड इन अ हैप्पी एंडिंग ऑफ द डिस्प्यूट। और गांधी जी ने क्या करा? शांति से आंदोलन किया और नॉन वायलेंस, है ना, उसको सपोर्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जो एंडिंग थी वो भी अच्छी थी, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। सो फर्स्ट इज रिलेटेड विद एग्रीगेरियन इकोनॉमी, जैसे कि चंपारण में जो हमें देखने को मिला इंडिगो प्लांटर्स का जो था वो पीजेंट्स और फार्मर्स का था। सेकेंड हमें देखने को मिला पीजेंट सत्याग्रह जो कि खेड़ा गुजरात में था, वो भी फार्मर से रिलेटेड था। तो ये दोनों ही हमें एग्रीगेरियन इकोनॉमी से रिलेटेड दिखता है। थर्ड जो है साराभाई टेक्सटाइल मिल, ये वाला जो डिस्प्यूट था ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है।
सो गांधी जी ने अपना योगदान एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों के ही फील्ड में क्षेत्र में दिया है। अब देखते हैं गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज। गांधी जी बिलीव करते थे स्वराज यानी कि सेल्फ प्लस रूल यानी कि सेल्फ रूल में। दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में 19 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट स्वराज को डिक्लेयर किया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को ऐसा सपोज किया गया कि हम पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सपोज किया गया, ऐसा सोचा था कि हमें 26 जनवरी 1930 तक आजादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें उस टाइम पे आजादी नहीं मिली। सो बेसिकली जो गांधी जी का जो नेचर है इकोनॉमी को लेके, सो गांधी जी बिलीव करते थे सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, सेल्फ रूल के ऊपर, स्वराज के ऊपर। वो सपोर्ट करते थे नॉन वायलेंस को। वो कहते थे जो भी चीजें हैं उनको शांति से हल किया जा सकता है, और वो ह्यूमन वैल्यू को बहुत महत्व देते थे। गांधी जी के कुछ अलग परसेप्शंस थे, जैसे कि वो टोटल प्रोहिबिशन की बात करते थे, सॉल्ट टैक्स को कम करने की बात करते थे। वो कहते थे कि जो पाउंड रुपी का एक्सचेंज है ना, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सॉरी इस यूनिट जो मैंने समझाई है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1 शिलिंग से लेके और कुछ पाउंड जो है वो उससे जो रुपीज में कन्वर्ट होता था, वो जो भी अमाउंट था पर्टिकुलर अमाउंट, उसको कम करने की बात की गई थी। जो लैंड रेवेन्यू है उसको 50% करने की बात की गई थी, सॉल्ट टैक्स को खत्म करने की बात की गई थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था उसको 50% कम करने की बात की गई थी। और जो हाईएस्ट ग्रेड पे बैठे थे वो कौन थे, सारे ब्रिटिशर्स ही थे, तो उनकी सैलरी को कम करने की बात की गई थी। ये सारी चीजें गांधी जी ने की थी। तो ये रहा गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट थिंकिंग कैसे आई। तो ये शॉर्ट नोट में आता है, तो हम इसको उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। The Bolshevik Revolution in October 1917 created an interest in socialism in India। जो Bolshevik Revolution हुआ था 1917 अक्टूबर में, वहां से जो इंडिया था यहाँ पे भी कुछ लीडर्स ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया सोशलिज्म के अंदर। जो छोटे छोटे सोशलिस्ट ग्रुप थे वो हमें देश में अर्बन सेंटर्स में एमर्ज होते दिख रहे थे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5-year प्लान बाय यूएसएसआर इन 1934 क्रिएटेड एन एंथुसियाज्म फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब 1934 में जब 5-year प्लान यूएसएसआर में कंप्लीट हो चुका था, तो इंडिया में भी यहाँ पे जो लीडर्स थे वो श्योर हो चुके थे कि हाँ हम भी ये चीज कर सकते हैं। इन 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस। अब कांग्रेस के अंदर एक और पार्टी फॉर्म होती है। कांग्रेस के कुछ लीडर कांग्रेस में ही बात करते हैं कि हम एक सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे। भाई कांग्रेस के अंदर जो लोग सोशलिज्म के सपोर्ट में थे उन लोगों की एक पार्टी बनी और उसको बोला गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, अब कांग्रेस के अंदर एक पार्टी बनी, ऐसे कुछ लोगों ने देख के कांग्रेस के बाहर भी एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में बनी थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनते ही ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। देन द कम्युनिस्ट स्टार्टेड वर्किंग अंडर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। Then the Communist Party started work under the Congress Socialist Party। अब क्योंकि देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो बैन हो गई थी, लेकिन इन लोगों को तो अभी भी अपना काम करना था, तो ये लोग किसके अंडर में आ गए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर। उसके बाद अब हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सपोर्ट करते थे सोशलिज्म को। ड्यूरिंग हिज एड्रेस इन 1928 इन लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी ही सेड, देखो जो लखनऊ सेशन होता है, लाहौर सेशन में तो उन्होंने बोला ही था, लखनऊ सेशन जो हुआ था 1928 में, वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि पूरे विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की और भारत की जितनी भी प्रॉब्लम है सबका एक ही सोल्यूशन है, वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाज सोसाइटी यानी कि स्टेट के हाथ में सब दे दो। Jawaharlal Nehru supported socialism and in 1928 during his address in Lucknow session of INC said the only solution of the world's problem and of India's problem lies in socialism। तो ऐसे जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था वो भारत में आया। शॉर्ट में देखते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ 1917 अक्टूबर में। वहां पे क्या हुआ, इंडिया में लोगों को पता चला कि भाई सोशलिस्ट है, सोशलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है जिसको हम अपना सकते हैं। उसके बाद यूएसएसआर में जब 5 years कंप्लीट हो गए तो इंडिया में इस चीज को लेके और ज्यादा जो क्या थी, जो सोच थी वो फैल गई लोगों के बीच में।
ठीक है, और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई। 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होती है। उसके बाद 1935 में एक अलग से पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बनते ही बैन कर दिया जाता है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे ये जाके जुड़ गए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ। और उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू 1928 में लखनऊ सेशन के दौरान जो आईएनसी की मीटिंग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम है सबका एक ही सॉल्यूशन है और वो है सोशलिज्म। तो ऐसे जो सोशलिज्म है उसकी थिंकिंग हमारे जो इंडिया है वहां पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन। हमें बताना है कि जो इंडियन सिटीजन हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उन्हें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं। सो राइट्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे दो तरीके के राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दो तरीके के राइट्स के बारे में बात की गई है। पहले वो अधिकार है जो सिर्फ ऑल पर्सन के लिए है, दूसरे वो है जो सिटीजन्स के लिए है। अगर आपने हमारी सिटीजनशिप वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पीपल या पर्सन और सिटीजन होने में फर्क होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हम बोलते हैं सिटीजन तो मतलब है कि आप एक देश के नागरिक हैं और आपके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, आप वोट दे सकते हो, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में या डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकते हो। जब हम बात करते हैं ऑल पर्सन की तो उनके पास जो कुछ राइट्स है वो नहीं होते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम देखें कि इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं और वोटिंग वाला दिन है और हम बात करें कि जो बाहर से जो फॉरेनर्स आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन फॉरेनर का मन करे और वो भी जाके वोट दे दे, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पर्सन है या वो सिर्फ पीपल की गिनती में आएंगे, वो सिटीजन नहीं है, इसलिए उनके पास अधिकार नहीं है कि वो वोट दे। लेकिन मैं और आप जाके वोट दे सकते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक है, हमें यहाँ की नागरिकता मिली हुई है, सिटीजनशिप मिली हुई है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में दो राइट्स दिए गए हैं, एक है ऑल पर्सन के लिए और एक है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। ये कुछ राइट्स हैं स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जैसे कि द फर्स्ट काइंड ऑफ राइट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन टू इंक्लूड, जो नॉन सिटीजन है, गैर नागरिक है, उनको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के सामने सब एक बराबर है और कानून के लिए सब एक बराबर है, कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, ये सभी के लिए है। आर्टिकल 20, यानी आपके साथ कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं। आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है और आपको पर्सनल लिबर्टी आजादी देता है। आर्टिकल 20 आपको अनलॉफुल डिटेंशन या अरेस्ट से बचाता है। अगर आपको कोई भी बिना कारण के अरेस्ट कर रहा है, डिटेंशन में कर रहा है, तो फिर आप वहां पे आवाज उठा सकते हो, वहां पे आपको आर्टिकल 22 सपोर्ट करेगा। आर्टिकल 23 और 24 बात करते हैं कि वो प्रोहिबिट करते हैं फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। आर्टिकल 25 आपको धर्म की आजादी देते हैं। आर्टिकल 26 आपको धर्म को मैनेज करने की आजादी देते हैं। ऐसे आर्टिकल 27, 28, 29 और 30 आपके माइनॉरिटीज के बारे में, माइनॉरिटीज के कल्चर को, लैंग्वेज को, उन सबको प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वो सब राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन को दिए गए हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए है, हम और आपके लिए, जैसे कि आर्टिकल 15 और 16 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, यानी कि आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, ना ही तो आपके रिलीजन के बेस पे कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो आपके लिए अलग से कोई कानून है, नहीं, आप देश के लिए, संविधान के लिए सब एक समान है। आपके रेस को लेके, आपकी जाति को लेके, आपके धर्म को लेके, आपकी जगह को लेके, आपके जेंडर को लेके आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, जो कि दलित के साथ, शूद्र के साथ प्रैक्टिस की जाती है, उसके खिलाफ कोई भी किसी के भी साथ छुआछूत नहीं प्रैक्टिस करेगा, अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वहां पे आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है वो पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जेल भी होती है। आई थिंक 3 या 5 साल की जेल आपको होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 जो कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल करता है, यानी कि जो आप अगर प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, या आप आर्मी में या ऐसे फोर्सेस में, या आप बड़ी बड़ी रैंक में हैं जो देश ने आपको दिया है, तो ही आप टाइटल का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ राइट्स की। हमने पढ़ लिया कि भाई संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो गैर नागरिकों के लिए, कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों के लिए, कुछ सिटीजन्स के लिए, कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि राइट्स का नेचर कैसा होता है। दो तरीके के राइट्स होते हैं, पॉजिटिव राइट्स और नेगेटिव राइट्स।
अब एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, मेरे पास ये अधिकार है, राइट है। लेकिन अगर कोई मुझे मेरी राइट से वंचित रखता है, कोई मुझे मेरा राइट प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है, तो फिर ये नेगेटिव राइट में आएगा। जैसे कि पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट देखते हैं। पॉजिटिव राइट क्या होता है? प्रोवाइड द राइट होल्डर क्लेम अगेंस्ट द स्टेट फॉर गुड सर्विस और ट्रीटमेंट। अगर स्टेट किसी के भी साथ इनजस्टिस इनइक्वालिटी करती है तो उस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने राइट को लेके आगे जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। और अगर ऐसा करने से उसको कोई रोकता है तो वो नेगेटिव राइट होगा। नेगेटिव राइट मींस रेस्ट्रेन अदर पर्सन और गवर्नमेंट बाय लिमिटिंग देयर एक्शन अगेंस्ट द राइट होल्डर। तो ये था राइट का नेचर, पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट। In India, if upper caste practice untouchability against a lower caste, then it is considered as an offense against the constitution. भारत के अंदर जो भी अपर कास्ट होती है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, लोअर कास्ट के साथ छुआछूत करते हैं, तो फिर ये हमारे संविधान के सामने एक ऑफेंस है, एक जुर्म है, जिसके लिए सजा दी गई है। सिमिलरली जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स अगर वॉयलेट किया जाएगा, जो मेजॉरिटी है अगर वो माइनॉरिटीज के राइट को वॉयलेट करेगी या फिर SC ST या फिर दलित्स और आदिवासी को परेशान करेगी, उनके राइट्स छीनेगी, तो वहां पे भी ये एक ऑफेंस है हमारे संविधान के सामने और इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये स्टेट की, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो SC ST, दलित, अनटचेबल, माइनॉरिटी, विमेन, इन सब की प्रोटेक्शन करें। In US, some limits set by the court and depend upon the personal view of judges, but personal view are not ruled out in India. US के अंदर क्या होता है कि संविधान है, ठीक है, लेकिन कोई फैसला है जिसपे जो जज है वो अपना जो मतलब जो भी जज है वो उस पे अपना व्यू देना चाहते हैं, ओपिनियन देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं और वो मान्य भी होगा। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं चलता। इंडिया के अंदर जो जज है वो अपनी तरफ से कुछ भी व्यू नहीं दे सकते, जो हमारे संविधान में दिया गया है हम उसी को फॉलो करेंगे। सो दैट्स इट ऑल गाइस, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरी वीडियो देखी और आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी स्टडी ऑटिक। मिलते हैं अगली वीडियो।